व्हाट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड या व्हाट मे बी ट्रांसफर्ड। ठीक है जी। होमवर्क था हमारा कुछ, क्या होमवर्क था जी? आईपीसी के चैप्टर्स याद करने थे। ऑनलाइन जब आएंगे, ऑनलाइन से जब पूछेंगे, बताओ जी चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 क्या है? इंट्रोडक्शन। कहां से कहां तक है? 1 to 5। सेकंड चैप्टर देखना नहीं है सर, याद करने थे। जनरल एक्सप्लेनेशन कहां से कहां तक है? 6 to 52A। थर्ड पनिशमेंट कहां से कहां तक है? 53 to 75। चैप्टर 4 एक्सेप्शंस कहां से कहां तक है? 76 to 106। चैप्टर 5 अवेटमेंट। होमवर्क नहीं करते हैं हम, ठीक है। अवेटमेंट कहां से कहां तक है? 107 to 120। चैप्टर नेक्स्ट 5A कहां से कहां तक? कहां से कहां तक है? 120A से 120B तक। नेक्स्ट चैप्टर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट 121 to 130। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा? हाँ, अगेंस्ट 131 to 140। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कौन से चैप्टर पे पहुंच गए हम? 8 पे। चैप्टर 8 ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ठीक है जी। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 141 to 160। उसके बाद चैप्टर पब्लिक सर्वेंट, चैप्टर नंबर 9। कहां से कहां तक है? 161 to 171। ठीक है जी। उसके बाद चैप्टर 10 9A इलेक्शन 171 आई 171A से 171I तक। उसके बाद चैप्टर 10 कहां से कहां तक है? 172 to 190। क्या नाम है? लॉफुल अथॉरिटी ऑफ द पब्लिक सर्वेंट। ठीक है जी। एक बार फिर से इसे रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद कल के लिए हमारा 11 to 15। ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने सेल ऑफ गुड्स एक्ट पे। कल हमने क्या करा था? सेक्शन 8 तक हमने रीडिंग कर ली थी। लास्ट डिक्टेशन कहां तक करी थी हमने? हाँ, गुड्स। ठीक है। हमने एक चार्ट बनाया था एंड में, मेरे को जहां तक याद आ रहा है ना? हाँ, सेक्शन 8 का चार्ट बनाया था हमने। अच्छा, ठीक है जी। सेक्शन 8 और सेक्शन 26 विल अप्लाई। अब आ जाएं आप नेक्स्ट, इसमें लिखें if the goods are destroyed। उसी के आगे कंटिन्यू करना है। गुड्स आर डैमेज्ड। हाँ, ये सेक्शन 7 का ही है एक पार्ट। 8 शुरू कर दिया था हमने, अभी हम 7 ही लिख रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो 7 में ही लिखना है। लिखें if the goods are destroyed या damaged before entering into contract of sale and the seller have knowledge
about it, then section 7 will not apply. And contract will not be void. Full stop. In such case, the seller would be held liable for breach of contract and also for fraud. फ्रॉड कर रहा है ना वो हमारे साथ. कैसे फ्रॉड कर रहा है? उसको पहले से ही पता था गुड्स डैमेज है और उसने डैमेज गुड्स के मेरे साथ क्या बना लिया? कॉन्ट्रैक्ट बना लिया. इसलिए क्या है, उसको फ्रॉड के लिए हम लाइबल करेंगे और सेक्शन 7 की हेल्प हम नहीं ले सकते. क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि 7 साफ साफ कहता है सेलर के पार्ट पे नॉलेज नहीं होनी चाहिए. ठीक है जी. अब डालें सेक्शन 8. इसमें लिखे सेक्शन 8 विल अप्लाई व्हेन number 1 goods are specific, number 2 there is an agreement to sell, number 3 goods are damaged or perished, after making ATS but before making sale. Number 4 neither buyer nor seller know about the damage of goods. Neither buyer nor seller knows about the damage of goods. लिखें नेक्स्ट लाइन. If all these conditions are satisfied, then the agreement to sell will become void. ठीक है जी. सेक्शन 8 क्या कहता था हमारा? एटीएस जिस दिन बनाया उस दिन गुड्स एग्जिस्ट करते थे, लेकिन एटीएस इससे पहले सेल में कन्वर्ट हो सकती. हमारे गुड्स क्या हो गए हैं? डैमेज हो गए हैं. और डैमेज भी ना तो बायर की गलती है ना इसमें सेलर की गलती है, किसी की भी गलती नहीं है. तो उसके बाद जो हमने एटीएस बनाया था वो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा. ठीक है जी. और इसमें किसी को भी डैमेजेस पे करने की जरूरत नहीं है. क्यों? क्योंकि ना बायर का फॉल्ट है ना फिर सेलर का फॉल्ट है आपका. ठीक है जी. अब आ जाए नेक्स्ट 9 असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस. इसके हम नोट्स बना चुके हैं, इसकी जस्ट अब हम बेयर रीडिंग करेंगे. लिख लिया ना 9 और 10 के नोट्स हमने जब हम प्राइस का एलिमेंट डिस्कस कर रहे थे.
ठीक है जी, पढ़े असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस। ठीक है, तीन तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। चाहो तो अपने बेयर एक्ट में मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट, इतने पार्ट के आगे डाल लो नंबर 1। मे बी फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना सेक्शन 9 में, इसको अंडरलाइन करके ऊपर डाल लो नंबर 1। इससे क्या होगा, मार्क करने से हमें क्या होगा, पता होगा कि नंबर 1 लिखा है तो यानी कि आगे 2 3 भी होंगे, तो इससे ये होगा कि कितनी कंडीशंस हैं, एकदम क्लिक कर जाएगा माइंड में। ठीक है जी, ऑनलाइन आपके लिए भी होमवर्क था, क्लास खत्म होने के बाद आपकी बारी है जी। अब आ जाए नेक्स्ट, सेकंड देखें, मे बी लेफ्ट टू बी फिक्स्ड इन मैनर देयर बाय एग्रीड। कहते हैं कि वो क्या करेंगे, किसी और मैनर में डिटरमाइन करेंगे, जो मैनर उन्होंने आपस में सोच रखा है। जैसे कि थर्ड पार्टी से हम डिसाइड करवा लेंगे, थर्ड पार्टी से डिसाइड करवाना इज अ मैनर, और वो थर्ड पार्टी क्या होनी चाहिए, एग्रीड होनी चाहिए। यानी कि मुझे भी कोई उसमें दिक्कत नहीं है थर्ड पार्टी से, आपको भी कोई दिक्कत नहीं है उसे थर्ड पार्टी से, हम दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया है। थर्ड पॉइंट आप लिख लें, मे बी डिटरमाइंड बाय द कोर्स ऑफ डीलिंग। यानी कि आप क्या कर सकते हैं, कोर्स ऑफ डीलिंग, पार्टीज के बीच में जैसी डीलिंग होती है उससे डिटरमाइन हो सकता है। कैसे, सपोज करें आप मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, मैंने आपको पिछली बार वो गुड्स दिए थे एट द रेट 50 पर केजी, ठीक है। अब आपने मान लीजिए 1 महीने बाद ही रीऑर्डर करा और मार्केट में कोई ऐसे चेंज भी नहीं आए हैं, तो वो गुड्स भी क्या है, 50 पर केजीज ही ट्रीट किए जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल हमने अपना प्राइस फिक्स नहीं कर लिया है। तो सपोज करें मार्केट में उथल पुथल हो गई, जैसे रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, गुड्स एकदम शॉर्ट अप हो गए उनके प्राइसेस, ठीक है, तो वो उस तरीके से देखे जाएंगे कि मार्केट में अब क्या प्राइसेस चल रहे हैं। ठीक है जी, आगे देखें, सेकंड पढ़े। ठीक है जी, आ गया समझ में, क्या कहते हैं ये बताओ। हाँ, रीजनेबल प्राइस देना होगा, और रीजनेबल प्राइस क्या होगा, ये डिपेंड करता है फैक्ट टू फैक्ट के ऊपर, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है। ठीक है जी, यहां पे कोर्ट की डिस्क्रिशन चलेगी। अब आ जाएं 10th पे, एग्रीमेंट टू सेल एट वैल्यूएशन। पढ़े जी। That the price is to be fixed by the valuation of a third party, and such third party cannot or does not make such valuation, the agreement is thereby voided. क्या कहते हैं जी ये बताओ। वो क्या है, कॉन्ट्रैक्ट हमारा वॉइड हो जाएगा, या तो वो कर नहीं पा रही है किसी ना किसी वजह से, है ना, या फिर उसके मन में ही नहीं है कि मैं प्राइस फिक्स कर दूं इसका, ठीक है, वो जानबूझ के निग्लेक्ट कर रही है, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। अवॉइडेड मतलब वॉइड हो जाएगा। ठीक है जी, आगे पढ़े। ठीक है जी, वो क्या कहते हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने अवॉइड करने के लिए कह दिया, लेकिन अगर बायर ने वो गुड्स कंज्यूम कर लिए हैं, एप्रोप्रिएटेड का मतलब है कंज्यूम या यूज कर लिए हैं उसने, ठीक है, तो बायर क्या देगा, रीजनेबल प्राइस देगा। आगे देखें, ठीक है जी, वो क्या कहते हैं,
कंपनसेशन देगा। कौन देगा? फॉल्ट वाली पार्टी देगी, जो पार्टी एट फॉल्ट है। किसको देगी? इनोसेंट पार्टी को देगी। ठीक है जी। अब आ जाएं आप नेक्स्ट, कंडीशंस एंड वारंटीज। दो वर्ड यहां पे लिखे हुए हैं, कंडीशंस एंड वारंटीज। वारंटी वर्ड तो हम पहले से ही सुनते समझते पढ़ते हुए आ रहे हैं। वारंटी क्या होता है? नॉर्मल, कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, है ना, वो खराब हो जाए तो उसकी रिप्लेसमेंट या फिर उसका जो भी रिपेयर है वो सब कंपनी करेगी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। लेकिन वो वारंटी और ये वारंटी अलग अलग है। ठीक है। आप समझें कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या होती है, टर्म्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में शर्तें होती हैं। ठीक है। जैसे मैंने, अब क्या चल रहा है, फेस्टिव सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, फेस्टिव नहीं, शादियों का सीजन चल रहा है। तो मैंने एक टेलर को कहा कि आप क्या करें, मेरे लिए कोट पैंट सिल दें अच्छा सा। ठीक है जी। मेरे फ्रेंड की शादी है 6 फेब की। मैंने उसको कहा कि आप कोट पैंट सिल दें, मेरे को 5 फेब को हर हालत में वो चाहिए ही चाहिए। ठीक है जी। टेलर ने कहा ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, शादियों का सीजन है, उसके पास ऑर्डर ज्यादा आ गए, तो उसने क्या करा, वो 5 तारीख तक मेरा वो कोट पैंट उसने तैयार नहीं किया। उसने मेरे को क्या कहा कि मैं आपको 6 की शाम को दे दूंगा, इवनिंग में। मैं कहा भाई मेरे को तो शादी में जाना है, मैं तो 5 की रात को ही निकल जाऊंगा, बाहर है उसकी शादी कहीं, मैंने पहले ही बोला था। तो कहते हैं आप जब कॉन्ट्रैक्ट में कोई शर्तें रखते हैं तो वो शर्त क्या है, या तो वो शर्त एज अ कंडीशन ट्रीट करी जाएगी या वो एज वारंटी ट्रीट करी जाएगी। अब कंडीशन और वारंटी में क्या फर्क है? कंडीशन मतलब कि ऐसी शर्त जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए असेंशियल थी। जैसे यहां डिलीवरी ऑफ द कोट पैंट बाय 5 फेब इज द असेंशियल। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे 5 की रात को निकलना है, 6 की शादी है। तो अगर आप 5 तक डिलीवर नहीं करते तो आपने क्या करा, एक एसेंशियल कंडीशन का ब्रीच किया है। ठीक है जी। तो उस केस में जो पार्टी है इनोसेंट, जिसके साथ धोखा हो गया, यानी कि मैं, मेरे पास क्या राइट है, मैं पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर सकता हूं और सामने वाली पार्टी से जो फॉल्ट में है उससे डैमेजेस रिकवर कर सकता हूं। ठीक है। मैं इसको कह दूंगा अब मुझे ये कोट पैंट नहीं चाहिए, और जो मेरा ये कपड़े के पैसे लगे हैं, है ना, वो आप पैसे मेरे को रिटर्न करें। ये होती है कंडीशन। वारंटी का ब्रीच क्या होता है, सपोज करें उसने कोट पैंट 5 को डिलीवर कर दिए, लेकिन उसने क्या करा, गलती से ये नीचे वाला बटन नहीं लगाया, कोट में भूल गया वो। अब ऐसी क्या है कंडीशन, ऐसी टर्म जो असेंशियल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। हाँ ठीक है, होनी चाहिए, कोर्ट में तीनों बटन होने चाहिए, लेकिन ऐसी वो इतनी जरूरी नहीं है कि उसके बेसिस पे आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड कर सको, है ना। कोर्ट में एक बटन नहीं लगा, इस बात से आप पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड नहीं कर सकते। तो जो ऐसी कंडीशन है जो नॉन एसेंशियल इन नेचर है, हालांकि वो भी पूरी करनी जरूरी है, टेलर की ड्यूटी है, अब नहीं तो चलो कोई बात नहीं, बाद में बटन लगा के दे देना, वो उसकी ड्यूटी है, लेकिन वो नॉन एसेंशियल नेचर की है तो उसे हम वारंटी कहते हैं। कंडीशन हम कहते हैं जो एसेंशियल नेचर की है, और नॉन एसेंशियल नेचर को वारंटी कहते हैं हम। ठीक है। आगे हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आ जाएं सेक्शन नंबर 11 के ऊपर। Unless a different intention appears from the terms of the contract, stipulation as to time of payment are not deemed to be of the essence of a contract of sale. Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. देखो जी, इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने देखो दो तरीके की स्टिपुलेशन का जिक्र किया है। स्टिपुलेशन का मतलब है टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में हम कह सकते हैं इन्हें
शर्त। ठीक है जी, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड शर्त हम कह सकते हैं। अब ये क्या कहते हैं, देखो, स्टिपुलेशन एज टू टाइम ऑफ पेमेंट। कहते हैं स्टिपुलेशन का मतलब शर्त, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो किसकी बात करती है, टाइम ऑफ पेमेंट की, यानी कि वो कंसीडरेशन की, पेमेंट की बात करती हैं, आर नॉट डीम्ड टू बी असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। यहां इन्होंने क्या कहा है, उन्हें हम असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं मानेंगे। असेंस का मतलब है असेंशियल, यानी कि एक लाइन में अगर हम बात करें तो जो टाइम ऑफ पेमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाने के लिए असेंशियल चीज नहीं है, कह दिया लॉ ने। ठीक है जी, डीम्ड का मतलब है लॉ ये मान के चलता है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में शुरुआत कहां से हो रही है, अनलेस अ डिफरेंट कंडीशन या अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स। यानी कि एक हमारे बीच में नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है सेल का, मैंने आपको गुड सेल करे हैं, ठीक है जी, और आपने क्या करा है, पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं की है, तो उस बेसिस पे लॉ कहता है कि ये पेमेंट ऑफ प्राइस असेंशियल कंडीशन नहीं है। यानी कि असेंशियल कंडीशन नहीं है तो क्या है, वारंटी है, हमने अभी बात करी, और वारंटी है तो वारंटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड नहीं हो सकता, वारंटी के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डैमेजेस मांग लेंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं जब पेमेंट का झगड़ा है तो पेमेंट के बेसिस पे कभी भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पेमेंट जो है वो हम मान के चल रहे हैं कि वो असेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। असेंस का मतलब असेंशियल एलिमेंट नहीं है, लेकिन वो साथ के साथ कहते हैं अगर आप पहले से ही स्पेसिफाई कर दो, लिखा है ना डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, यानी कि हमने पहले से ही कह दिया कि अगर आपने पेमेंट नहीं करी तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड मानूंगा, तो हमारी बात सुनी जाएगी, हम लॉ की बात नहीं सुनेंगे। क्यों, क्योंकि लॉ ने ही हमें अलाउ कर रखा है। लॉ शुरुआत कहां से होती है, अनलेस डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, कहता है जब तक आपने अपने बीच में कोई इंटेंशन ऐसी नहीं रखी है तो लॉ ये मान के चलेगा पेमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एसेंशियल कंडीशन। ठीक है जी, तो जो स्टिपुलेशन पेमेंट की बात करती है प्राइस की, वो स्टिपुलेशन असेंशियल नहीं है। इन जनरल, जनरल रूल क्या है, पेमेंट इज नॉट एसेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, हालांकि एक्सेप्शन, इफ पार्टीज एग्रीज बिटवीन देम दे कैन मेक पेमेंट एज असेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। ठीक है जी, जनरल रूल नॉट एसेंशियल, एक्सेप्शन इफ पार्टीज एग्री दे कैन मेक इट असेंशियल। ठीक है जी, आगे पढ़े, इसमें देखे क्या कहता है ये, वेदर एनी अदर Whether any other stipulation as to time is of the essence of the contract or not depends on the terms of the contract. डिपेंड्स ऑन द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अब कहते हैं वेदर एनी अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम। स्टिपुलेशन का मतलब टर्म, कोई भी शर्त, कहते हैं कि और कोई भी शर्त टाइम से रिलेटेड। पेमेंट का टाइम तो हमने डिस्कस कर दिया, जनरल रूल नॉट एसेंशियल, हाउएवर एक्सेप्शन पार्टीज कैन मेक इट एसेंशियल बाय वे ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन देम। डिलीवरी का टाइम हो सकता है, जैसे अब स्टिपुलेशन एज टू टाइम मतलब जो हमने एग्जांपल किया था हमारा 5 फेब को कोट पैंट डिलीवर करने का, 2 पीस डिलीवर करने का। ठीक है जी, तो वो क्या है, वो फैक्ट टू फैक्ट हमारी क्या है, बात डिपेंड करती है। जैसे मैंने उसको पहले कह दिया था 6th को आई हैव टू लीव फॉर वेडिंग, दैट्स व्हाई ऑन 5th यू हैव टू गिव मी माय ड्रेस। ठीक है जी, तो ये क्या बन गई है, एसेंशियल कंडीशन बन गई है। ठीक है जी, हाउएवर अब मान लो शादी थी 6th को नहीं 10th को थी, मैंने टेलर को कहा था आप 5th तक दे देना मेरे को, ताकि मैं एक बार फिटिंग वगैरह करा के ड्राई क्लीन करा के रेडी कर सकूं। उसने 5th को नहीं मुझे 6th को दी, तो इस केस में हम ये सोच समझ सकते हैं कि शादी अभी 10 तारीख को है, तो ये क्या है, हालांकि टेलर ने 5th का वादा करके 6th को दी है, तो आप क्या करो, इसके गुड्स को एक्सेप्ट कर लो, आप इससे कंपनसेशन ले सकते हो एक दिन डिले कर, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड
नहीं कर सकते। तो कहते हैं वो डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट पे कि जो आपका डिलीवरी का टाइम पीरियड है वो असेंशियल था या फिर नहीं था। ठीक है जी, ये आपका डिपेंड ऑन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करती है ये चीज। ठीक है, ये है हमारा सेक्शन नंबर 11। इसमें लिखें Section 11 provides for two type of stipulations. Number one, as to time of payment. Number two, as to time of payment. Number two, as to time of delivery. ठीक है जी, टाइम ऑफ पेमेंट में लिखें जनरल रूल, it is not an essential to a contract of sale. Not an essential to the contract of sale. Comma, however, if the parties decides in the contract that time of payment would be essential, then intention of parties will prevail over जनरल रूल, यानी कि वो से हम असेंस ट्रीट करेंगे। ठीक है जी, अपने बेयर एक्ट में कहीं मेंशन कर लो, रीड विद सेक्शन 55 आईसीए। हाँ 11 को 55 आईसीए। सेकंड लिखो अदर स्टिपुलेशन एज टू टाइम या फिर स्टिपुलेशन एज टू डिलीवरी। लिखें इसमें सेक्शन 11 provides that whether this stipulation would be essential or not, stipulation would be essential or not, would depend upon the terms of contract between parties. Depends upon terms of contract between parties. एग्जाम्पल भी लिख लें इसमें, अ पर्सन या फिर सीधा ए
ordered suit for marriage, comma, but tailor didn't deliver on time, comma. Here time can be said to be of essence of contract. Here time of delivery can be said to be essence of contract. ठीक है जी, एक केस लॉ लिखे हैं अब इसमें, REUTER रीयूटर, REUTER रीयूटर वर्सेस SALA सला 1879। हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट में, पार्टनरशिप में ज्यादातर इंग्लिश केस लॉ ही रेफर करते हैं। ठीक है जी, इसमें लिखें A agreed to sell to B 25 tons of pepper, PEPPER, काली मिर्च होती है ना, पेपर, फ्रॉम अक्टूबर शिपमेंट। जी, A agreed to sell to B 25 tons of pepper from October shipment and to declare the name of vessel VESSEL and other particulars to be within 60 days of bill of lading, LADING। वैसल का क्या मतलब होता है जी? टीवी। वैसल का क्या मतलब होता है? शिप। यूटेंसिल्स के साथ भी वैसल यूज हो जाता है वर्ड। ऐसे क्या कहते हैं इन वर्ड्स को हिंदी में जिनके एक ही शब्द के बहुत मतलब होते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है जी, इसको कंप्लीट कर ले फिर। फुल स्टॉप, बिल ऑफ लेडिंग के बाद ओनली 20 टर्न्स वर डिक्लेयर्ड within 60 days comma 5 were declared later on stop. B refuses to accept whole delivery full stop. The court held that B was justified in doing so. अब इस केस को सेक्शन 11 के साथ लिंक करके समझा दो। इस सेक्शन 11 के कौन से पार्ट से ये डील करता है?
जी हाँ, स्टिपुलेशन एज टू डिलीवरी से डील करता है। तो यहां पे ब्रीच क्या हुआ है? हाँ जी, हाँ, कंडीशन ब्रीच हुई थी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि 25 टन माल मैं आपको 60 दिन के अंदर अंदर बता दूंगा। अक्टूबर में मेरा माल आने वाला है, अक्टूबर शिपमेंट में। जैसे ही बिल ऑफ लेडिंग आएगा, ठीक है जी, उसके 60 दिन के अंदर अंदर मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा और 25 टन माल आपके नाम कर दूंगा। उसमें से उसने 20 टन ही करा, 5 टन नहीं करा। तो बी ने वो 20 टन भी लेने से मना कर दिया। मुझे चाहिए तो पूरा चाहिए, वरना नहीं चाहिए। तो कोर्ट ने कहा बी इज जस्टिफाइड इन डूइंग सो। डिपेंड करता है, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। जैसे सपोज करें इसने आगे कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उस 25 टन का, है ना। अब इसके पास ही जब पूरा माल नहीं है तो ये आगे कहां से देगा, है ना। हो सकता है इसको खुद के लिए यूज करना था, अपनी फैक्ट्री में यूज करना था वो पेपर, कुछ एडिबल प्रोडक्ट बनाता हो ये, हो सकता है वहां पे चल जाता। तो ये क्या, फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है। कि मैक्सिमम वाला रूल जनरली अप्लाई हो जाता है, लेकिन फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करता है कि आपके ऊपर अप्लाई होगा या नहीं होगा। एक और केस लो लिखें जी। ओडिशा टेक्सटाइल मिल्स ओडिशा की स्पेलिंग क्या है जी? अब ये है या पहले ये थी? अब क्या है? ODISHA। अब क्या है? ओडिशा। ये पहले का केस लो, यहां तो ORI वाली ही चलेगी। ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। ठीक है जी। इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरी? ठीक है, कल कंफर्म करके आना कितने स्टेट्स हैं और कितने यूनियन टेरिटरीज हैं। मर्ज भी हो गई हैं। जम्मू कश्मीर के अलावा दो यूनियन टेरिटरी आपस में मर्ज भी हो चुकी हैं। ठीक है जी। ये भी आपका एक पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है कि लास्ट कौन सी टेरिटरी किस में मर्ज हुई। ठीक है जी। तो कल क्या करेंगे, कितने स्टेट्स हैं इंडिया में, कितने यूटीज हैं, और लेटेस्ट कौन सी यूनियन टेरिटरी किस यूनियन टेरिटरी में मर्ज हो गई है। ठीक है जी। वर्सेस गणेश दास। हाँ, गणेश दास, DAS। हाँ, DAS दास। AIR 1961। AIR 1961, पटना हाई कोर्ट। नाम में ओडिशा है, पटना हाई कोर्ट में केस चल रहा है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट हो गया हो ओडिशा की पार्टी के साथ, गणेश दास पटना का हो, कुछ भी हो सकता है। या उसकी कंपनी पटना में हो, उसने ओडिशा नाम रख रखा हो। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होना। इसमें लिखें वेयर टाइम इज असेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड is extended comma such extended date is also a sense of contract। क्या समझे, बताओ। अगर कोई टाइम एक पर्टिकुलर डेट दी है कि मेरे को इस दिन पे डिलीवरी चाहिए माल की, और वो डेट बंदे ने एक्सटेंड कर दी है, तो वो एक्सटेंडेड डेट भी एक तरह से हाँ, एसेंस मानी जाएगी। जैसे मैंने सपोज उसको कहा था 4 फेब को आप डिलीवरी दे देना मेरे सूट की, 6 फेब की शादी है। उसने मेरे को कहा सर 4 को नहीं हो पाएगा, रश बहुत है ना।
3 तारीख को फोन करके कि सर 4th को नहीं हो पाएगा, 5 की सुबह सुबह ले लो चाहे मेरे से, रात भर लड़के बैठ के काम करेंगे। मैंने कि चलो कोई बात नहीं, मेरे पास अब भी बफर टाइम है, मैं 5 को ले लूंगा। तो अगर मैंने टाइम एक्सटेंड भी कर दिया ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि टाइम की एसेंस खत्म हो गई। टाइम स्टिल वुड बी असेंशियल टू दी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। अगर उसने 5 को भी डिलीवर नहीं किया तो वो ऐसे नहीं कह सकता था कि सर 4 फरवरी थी एसेंस, 5 फरवरी थोड़ी हुई एसेंस, आपने खुद ने एक्सटेंड करी। तो लॉ कहता है अगर एक्सटेंड भी कर दिए तो एक्सटेंडेड डेट भी असेंस मानी जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाएं आगे। हाँ देखो, एक्सटेंडेड डेट भी वो होगी जो आपने पहले तय करी थी, उस डेट से पहले पहले की होगी। अगर उस डेट के बाद की भी होती है तो वो भी फैक्ट टू फैक्ट देखा जाएगा। जैसे मान लो 6 को एक दोस्त की थी, 7 को एक और दोस्त की थी, मैंने की चल इस वाली में नहीं इस वाली में पहन लूंगा, तो वो डिपेंड करेगा फैक्ट टू फैक्ट। जनरल रूल हमारे ये है कि अगर डेट एक्सटेंड भी हो गई है तो वो एक्सटेंडेड डेट भी क्या मानी जाएगी, असेंस मानी जाएगी। ठीक है जी। टेलर लिबर्टी नहीं ले सकता कि चल इसने एक्सटेंड कर दी तो इसका मतलब अब इसे ये सूट लेना ही पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या डैमेजेस ले लेगा मेरे से, तो ऐसी लिबर्टी नहीं ले सकता वो। ठीक है जी। आगे देखें सेक्शन नंबर 12, कंडीशन एंड वारंटी। अब यहां पे हम समझेंगे कंडीशन क्या होती है और वारंटी क्या होती है। ठीक है जी। पढ़ें सेक्शन नंबर 12। Condition and warranty. Subclause 1. A stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty. देखो जी, ये क्या कहते हैं, अगर आप स्टिपुलेशन लगाते हैं, स्टिपुलेशन मतलब शर्त या फिर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, किसके रिगार्डिंग, सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग। ठीक है। तो उस स्टिपुलेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से दो पार्ट, स्टिपुलेशन दो पार्ट में, कंडीशन एंड वारंटी। ये दो पार्ट है। फर्स्ट सब सेक्शन हमें इतना ही बताता है क्या, कि अगर कोई टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है सब्जेक्ट मैटर से रिगार्डिंग तो उसको दो पार्ट में आप डिवाइड करो, या तो वो स्टिपुलेशन कंडीशन कहलाएगी या वो स्टिपुलेशन आपकी वारंटी कहलाएगी। ठीक है ना। स्टिपुलेशन इज जीनस और ये दोनों क्या हुई उसकी स्पीशी। अब आ जाओ सेकंड पे। Purpose of the contract, each of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. तो कंडीशन क्या है, ऐसी स्टिपुलेशन विच इज एसेंशियल टू कॉन्ट्रैक्ट। जैसे सपोज अगर मैं आपसे गाड़ी परचेज करता हूं तो वो गाड़ी क्या है, चलती हालात में होनी चाहिए। ये क्या है, असेंशियल कंडीशन है। मेरे गाड़ी खरीदने का मतलब ही यही है कि मैं इस गाड़ी को यूज करूंगा। आप मुझे डब्बा बंद गाड़ी दे दो जिसका इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, बैठा हुआ है, तो उस केस में वो क्या मानी जाएगी, ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है जी। मैं आपकी शॉप पे आया, मैंने आपको क्या कहा, मुझे एक हॉट वाटर बॉटल दो जिसमें पानी गर्म रहे। आपने मुझे एक नॉर्मल वाटर बॉटल दे दी, तो आपने क्या करा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन। ठीक है जी। आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन करी है। मेरा मेन काम ही यही था, मुझे पानी गर्म रखना है उसमें। ठीक है जी। आपने मुझे नॉर्मल पकड़ा दी, तो दिस इज ब्रीच ऑफ कंडीशन। तो कोई भी ऐसी स्टिपुलेशन जो असेंशियल है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर उसका ब्रीच होता है तो उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन कहेंगे। साथ में इन्होंने लिखा है ब्रीच ऑफ कंडीशन होने से क्या होगा, ब्रीच ऑफ कंडीशन गिव राइज टू राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। रेपुडिएटेड का मतलब है ओवर, खत्म, जीरो। ठीक है जी। तो इसका मतलब अगर इसका ब्रीच होता है कंडीशन का तो कॉन्ट्रैक्ट इज खत्म, रेपुडिएटेड, ओवर। ठीक है जी। अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बचा हमारे बीच में, मेरे पास अधिकार आ गया है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसल करना चाहता हूं तो कर सकता हूं। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखें। A warranty is a stipulation
not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated. वारंटी क्या है? कोलेट्रल। देखो दो चीज होती है, मेन पर्पस और कोलेट्रल पर्पस। मेन पर्पस होता है कि आप इस काम को क्यों परफॉर्म कर रहे हो इन जनरल, है ना। और एक होता है उसका कोलेट्रल पर्पस की उसके साथ एक और बात जुड़ी हुई होती है जो मेन नहीं होती। तो कहते हैं वारंटी भी एक ऐसा ही कोलेट्रल पर्पस है। जैसे सपोज करें मैं आपके पास गाड़ी लेने आया, ठीक है जी, कार, आपने OLX पे डाला हुआ था ऐड, और मैं आपके पास आया, आपने कहा ठीक है बहुत अच्छी गाड़ी है, बिल्कुल ठीक है, चलती भी अच्छी थी। अब मैं जब उसे घर ले गया तो उसका क्या है, आपने मुझे कहा था चारों टायर नए हैं, में 3 टायर नए थे, 1 टायर पुराना था। हालांकि आपने झूठ बोला मुझसे, लेकिन मैं सिर्फ इस झूठ के लिए पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को जीरो नहीं कर सकता। क्यों? 3 टायर नए हैं, गाड़ी चलती भी है, गाड़ी में कोई और खराबी भी नहीं है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं आपसे क्या ले लूंगा? डैमेजेस। कि आप क्या करें, ये पुराना टायर अपने पास रख लो, मुझे नया टायर लगवा के दो, आपने मेरे को कहा था तो अब करके दो। ठीक है जी। तो कहते हैं ऐसी कंडीशन जो असेंशियल नहीं है, मेयर कोलेट्रल है, तो उस कंडीशन का ब्रीच हो जाने पे ना तो आप गुड्स को रिजेक्ट कर सकते, ना आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर सकते, बट यस आप डैमेजेस ले सकते हो। इसमें हमारे पास 2 रेमेडी हैं, रिजेक्ट द गुड्स, रिजेक्ट गुड्स प्लस कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट, कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट प्लस डैमेजेस। इसमें हमारे पास क्या क्या रेमेडी है? नो रिजेक्शन प्लस नो रेपुडिएशन प्लस ओनली क्लेम डैमेजेस। ना तो हम इसमें रिजेक्शन कर सकते, ना रेपुडिएशन कर सकते, ओनली एंड ओनली डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है जी। ये क्या होती है? एक छोटी मोटी चीज जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है। जैसे मैंने कहा मेरे कोट में वो एक बटन लगाना भूल गया, गाड़ी का एक टायर अच्छी कंडीशन में नहीं था, ठीक है, XYZ, ऐसी कोई भी छोटी मोटी कंडीशन हो सकती है। और अगर वो कंडीशन असेंशियल थी तो उसको हम ब्रीच ऑफ कंडीशन मानेंगे। अगर वो टर्म आपकी असेंशियल नहीं थी तो उसे ब्रीच ऑफ वारंटी मानेंगे। ब्रीच ऑफ कंडीशन में हमारे पास रिजेक्ट कर दो, रेपुडिएट कर दो, डैमेजेस ले लो, और हमारे पास ब्रीच ऑफ वारंटी में नो रिजेक्शन, नो रेपुडिएशन, ओनली डैमेजेस। ठीक है जी। आगे देखें 4th क्लॉज। Whether a stipulation in a contract of sale is a condition or a warranty depends in each case on the construction of the contract. A stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract. ठीक है जी। वो कहते हैं क्या चीज हम कंडीशन मानेंगे और क्या चीज वारंटी मानेंगे, ये फैक्ट टू फैक्ट डिपेंड करेगा। हाँ, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन में ही डिपेंड करेगा। जब उन्होंने लॉ ने ऐसे कहा तो डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट ही करेगा। ठीक है जी। और प्लस में लास्ट लाइन में क्या कहा है? चाहे आपने उसको वारंटी की तरह माना था कंडीशन को, लेकिन अगर कोर्ट को लगता है तो उस वारंटी के ब्रीच को वो कंडीशन का ब्रीच भी मान सकती है। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है। देखो जी, अ स्टिपुलेशन में बी अ कंडीशन दो कॉल्ड अ वारंटी ना कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि चाहे आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट में उसको वारंटी कहा था, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उस वारंटी को कंडीशन ट्रीट कर सकती है। ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है जी। अब इसमें क्या करें, आप लिखें, हेडिंग डाल लें कंडीशंस एंड वारंटीज।
ठीक है जी, इसमें लिखें सेक्शन 12 क्लॉज 1 provides that stipulation as to goods can be classified in two categories. Number one, stipulation as condition. Number two, stipulation as warranty. Section 12 clause 2 provides that a stipulation is to be treated as condition. A stipulation is to be treated as condition when it is essential to the contract. Essential to the contract and its main purpose. इट्स किसके लिए यूज हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है. ठीक है जी, फुल स्टॉप. नेक्स्ट लाइन में लिखें सेक्शन 12 क्लॉज 3 इसी के साथ ही नेक्स्ट लाइन में सेक्शन 12 क्लॉज 3 provides that a stipulation is to be treated as warranty when it is collateral to the main purpose of contract. Collateral to the main purpose of contract. आगे लिखें सेक्शन 12 क्लॉज 4 provides that to determine whether a stipulation is a condition or warranty, one must look upon the construction of contract and its terms. कहते हैं कि हमें अगर ये पता लगाना है कि ये कंडीशन है या वारंटी है, तो हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स क्या कहती हैं. उसी से हम पता लगा सकते हैं. कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है. स्ट्रेट जैकेट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट जैकेट वर्ड जजमेंट्स में भी मिलेगा आपको, आप अपने आंसर्स में भी यूज करो तो अच्छा है. ठीक है,
स्ट्रेट जैकेट का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज जो हम हर जगह फिट कर सकते हैं, जैसे यूनिवर्सल प्रिंसिपल 2+2=4। ये क्या है? स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला है, हर चीज में ट्रू है ये। तो कहते हैं ऐसा हम एक स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं दे सकते, वो फैक्ट टू फैक्ट, केस टू केस, कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड करेगा कि हम इसको कंडीशन मानेंगे या हम इसको वारंटी मानेंगे। ठीक है जी, आगे लिखें इसमें, इवन इफ a stipulation is mentioned as warranty in the contract, as warranty in the contract, comma, law can treat such warranty as condition. ठीक है जी, अब इसमें लिखें आगे, केस लॉ लिखें, BAL DRY, BAL B for Bombay, BAL DRY, D for Delhi, versus Marshall, BAL B for Bombay, BAL DRY, एक ही शब्द है ये, बल ड्राई, बॉल ड्राई, कुछ ही कह लो इसे, है ना, वर्सेस मार्शल। अ कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर, a contract is for sale of car for touring purpose, TOURING, टूरिंग मतलब घूमने फिरने के लिए, टैक्सी पर्पज। ठीक है जी, कॉमा, द कार मस्ट बी फिट फॉर टूरिंग इज असेंशियल कंडीशन, मस्ट बी फिट फॉर टूरिंग। कहते हैं कि हमने कॉन्ट्रैक्ट करा है कि हम आपसे ऐसी कार चाहते हैं जो टैक्सी के रूप में हम यूज कर सकें, तो कहते हैं उस कार का टैक्सी के रूप में यूज हो सके, वो फिट होनी चाहिए, जैसे येलो नंबर प्लेट और आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। ठीक है ना, जो भी हाँ कमर्शियल उसकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ ऐसा ही था इसमें लगभग, कि उसने मांगा स्पेसिफिक पर्पस के लिए था, उन्होंने दी दूसरी कार। तो इसमें कोर्ट ने कहा कि जब हमने मांगी ही टूरिंग पर्पस के लिए थी, तो वो कार का टूरिंग पर्पस के लिए फिट होना, फिट उसका फिजिकल फिट भी कार का, और साथ में उसका लॉफुल फिट भी, जैसे पूरे कागज होने चाहिए, तो वो दोनों क्या है? एसेंशियल कंडीशन है। ठीक है जी, फिट फॉर टूरिंग इज असेंशियल कंडीशन। आगे लिखे नेक्स्ट केस लो, प्रीस्ट, PRIEST वर्सेस लास्ट, LAST, PRIEST, प्रीस्ट वर्सेस लास्ट, LAST। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ हॉट वाटर बोतल, कॉमा, बॉटल fit for keeping water hot is essential condition। ठीक है जी, अब इसमें सब हेडिंग डाल लें, ब्रीच ऑफ कंडीशन एंड वारंटी।
ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहले डालें ब्रीच ऑफ कंडीशन। इफ द कंडीशन इज ब्रीच्ड, the innocent party have following rights. Have following rights. Number 1, right to repudiate the contract. Repudiate the contract. Number 2, repudiate the contract and claim damages. साथ में लिख लो, right to repudiate the contract and claim damages. सेकंड लिखे, right to not repudiate the contract but claim damages. Right to not repudiate the contract but claim damages. Number 3, waiving of WAIVING, waiving of his rights completely. देखो जी उसके पास क्या क्या राइट्स होते हैं। हम अपना एग्जांपल लेके चलते हैं, वही वाला 5th फेब और 6th फेब वाला। ठीक है जी। पहला उसमें मेरे पास राइट है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को जीरो कर दूं, रेपुडिएट कर दूं, प्लस टेलर से डैमेजेस ले लूं। सेकंड मेरे पास राइट है कि चल यार कोई नहीं, तू एक काम करिए, सूट इस शादी में नहीं अगली शादी में काम आ जाएगा, कभी भी काम में आ जाएगा, पर मैं तुझसे डैमेजेस जरूर लूंगा। यानी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं करता, एक्सेप्ट कर लेता हूं गुड्स को, लेकिन डैमेजेस मांगता हूं उससे, ये भी राइट है। तीसरा, चल कोई बात नहीं, 1-2 दिन डिले भी हो गई, इस शादी में नहीं सही अगली में काम आ जाएगा। ठीक है जी, ना डैमेजेस मांगता ना मैं रेपुडिएट करता। तो ये मेरी मर्जी है मुझे क्या करना है, ये इनोसेंट पार्टी की मर्जी है। या तो ऑल टुगेदर आप क्या कर दें, उसको रेपुडिएट करके डैमेजेस मांग लो, या रेपुडिएट मत करो, गुड्स एक्सेप्ट कर लो, डैमेजेस मांग लो, या फिर कुछ भी मत मांगो। ये आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है जी। आगे लिखें ब्रीच ऑफ वारंटी। इसमें हमारे पास दो ही राइट है। नंबर 1, द इनोसेंट पार्टी कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट but can claim damages. Number 2, the innocent party can waive off his rights completely. ठीक है जी, यहां पे हमारे पास दो ही राइट्स हैं। अब आ जाओ सेक्शन 13 के ऊपर। क्या हेडिंग है जी 13 की? When condition to be treated as वारंटी। यानी कि देखो अब क्या कर रहे हैं हम जानबूझ के कंडीशन को वारंटी ट्रीट कर रहे हैं। जो हमने ब्रीच ऑफ कंडीशन में सेकंड रेमेडी लिखी है वो पढ़ो। क्या है सेकंड रेमेडी? नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट क्लेम डैमेजेस। और वारंटी की ब्रीच की फर्स्ट रेमेडी पढ़ो।
क्लेम डैमेजेस सेम है ना दोनों में। तो कहते हैं जब हम कंडीशन की ब्रीच होने पर सेकंड वाली रेमेडी एक्सरसाइज करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसे ब्रीच ऑफ वारंटी मान लेते हैं कि चलो कंडीशन की ब्रीच हो गई, कोई बात नहीं, हम उसे ट्रीट करेंगे एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। और ब्रीच ऑफ वारंटी ट्रीट करने के कंसिक्वेंस क्या है, यू कैन नॉट रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन क्लेम डैमेजेस ओनली। ठीक है जी। तो हम जानबूझ के कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है। लॉ ने क्या कहा था, मैं वारंटी को कंडीशन मान सकता हूं 12(4) में। ठीक है जी। हम क्या कह रहे हैं, हम कंडीशन के ब्रीच को भी वारंटी मान सकते हैं। और कंडीशन के ब्रीच को जब हमने वारंटी मान लिया तो हमारे पास अब राइट टू रेपुडिएट नहीं बचा, ओनली एंड ओनली क्या बचा हमारे पास, डैमेजेस दे दो भैया। ठीक है जी। पढ़े इसका सबसेक्शन 1। As a condition to be treated as warranty. Subclause 1. Where a contract of sale is subject to any condition to be fulfilled by the seller, the buyer may waive the condition or elect to treat the breach of the condition as breach of warranty and not as a ground for treating the contract as repudiated. सबसे फर्स्ट क्या कहते हैं, कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो सेलर को फुलफिल करनी थी। जैसे मिस्टर टेलर आपको 5 फेब को डिलीवर करना है, तो सेलर के पार्ट पे कुछ ना कुछ कंडीशन थी जो उसे फुलफिल करनी थी। तो बायर में वेव द कंडीशन, या तो बायर कंडीशन को वेव कर देगा। वेव का मतलब चलो कोई बात नहीं, 5th को नहीं 6th को दे देना, 7th को दे देना, 8th को दे देना, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, अब काम तो खराब हो ही गया है मेरा, आराम से सिलो। और इलेक्ट टू ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है जी। वो क्या कर सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान सकता है, नॉट अ ग्राउंड फॉर ट्रीटिंग द कॉन्ट्रैक्ट एज रेपुडिएटेड। और जब वो कंडीशन के ब्रीच को वारंटी का ब्रीच मान लेगा तो उसने एक्सप्रेसली एक हक खो दिया अपना। कौन सा हक खो दिया, कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकता वो अब। ठीक है जी। देखें इसका सेकंड। Where a contract of sale is not severable and the buyer has accepted the goods or the part thereof, the breach of any condition to be fulfilled by the seller can only be treated as breach of warranty and not as a ground for rejecting the goods and treating the contract as repudiated, unless there is term of contract expressed or implied to that. ठीक है जी। इसमें जनरल रूल देखो क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं था, यानी कि उसको हम अलग अलग नहीं कर सकते थे। ब्रीच ऑफ कंडीशन तो हुआ है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का जो गुड्स थे वो सेवरेबल नहीं थे, अलग अलग नहीं कर सकते थे हम उसे। तो मैंने क्या करा है, ब्रीच ऑफ कंडीशन होने के बावजूद भी उन गुड्स को यूज कर लिया। लिखा है ना, एक्सेप्टेड द गुड्स और पार्ट देयर ऑफ, एक्सेप्ट कर लिए मैंने गुड्स। तो अब जब मैंने जानबूझ के वो गुड्स एक्सेप्ट कर लिए तो अब मैं राइट टू रेपुडिएशन हो चुका हूं। देखो आपके पास गुड्स आए, आपको पता है ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है, तो ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है तो आपको पता है मैं इन्हें रिजेक्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। आपने जानबूझ के वो गुड एक्सेप्ट कर लिए, तो अब लॉ कहता है क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया है गुड्स, तो हम ऐसा मानेंगे कि ये ब्रीच ऑफ कंडीशन नहीं, ब्रीच ऑफ वारंटी थी। ठीक है जी। और ब्रीच ऑफ वारंटी थी तो आप क्या करें, डैमेजेस लें और खुश रहें। अब आप कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते। ठीक है जी। पर्टिकुलर अमाउंट मंगाई है, 2 टन मंगाई है, उसमें से हाफ खराब होगी, पर फिर भी हम 1.5 को यूज कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे हम 1.5 को यूज कर लेते हैं, तो अब हमने यूज कर लिया तो उसका क्या है, हम बाकी जो आधा टन है उसका हम डैमेजेस क्लेम कर लेंगे। डैमेजेस में क्या आ जाएगा, जैसे 2 टन का जो प्राइस कंसीडरेशन था, सपोज 2 टन के 2 लाख, तो 1.5 टन के 1.5 लाख। ठीक है जी। तो 50,000 वो कम हो गए, प्लस में मुझे जो थोड़ा बहुत मेंटल हरासमेंट हुई, मार्केट से महंगे में लेना पड़ा आधा टन, वो सारे डैमेजेस इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है जी। तो डैमेजेस एक वाइड टर्म है। सर ये आपने बोला डैमेज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जब पेमेंट वगैरह हमने कर दी और डिलीवरी हमारे पास होगी, तब कि हम अगर डिलीवरी हमारे सामने ही होगी और हमें पता ही आधा टन खराब है, हाँ, तो भी हम डैमेजेस ले सकते हैं। अगर हम कह दें कि कोई बात नहीं, आधा टन हाँ, खराब हो गया,
देखो अगर पेमेंट एडवांस में दे रखी है और फिर भी हम गुड्स एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम क्या है, उससे जो पेमेंट ज्यादा गई हुई है वो पेमेंट क्लेम कर लेंगे। और अगर अभी पेमेंट गई नहीं है तो 1.5 टन की पेमेंट देंगे। ठीक है जी। हमने ऐसा कह दिया है कि चलो कोई बात नहीं, 2 में से 1.5 टन ठीक है माल, 1.5 टन इज ओके, मेरे काम में आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, 1.5 टन को अपने गोदाम में लोड करवा के बाकी का जो है उसकी पेमेंट काट लूंगा थोड़ी सी, और थोड़े बहुत उससे डैमेजेस क्लेम कर लूंगा। ठीक है जी। आगे देखें। Subclause 3. Nothing in this section. ये देखो, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड टू दैट इफेक्ट, कहते हैं सपोज करें जैसे ये 1.5 और 2 टन वाला ही था। जब मैं 1.5 टन माल अपने उसमें गोदाम में उतरवा रहा था, मैंने उसको फोन करके कह दिया था कि आपका माल तो मैं उतरवा रहा हूं गोदाम में, पर याद रखना क्योंकि ब्रीच ऑफ कंडीशन हुआ है। जैसे सपोज करें मेरे पास माल आना चाहिए था 2 फेब को, ठीक है जी, वो माल आया 4 फेब को, मुझे इसकी डिलीवरी आगे करनी थी, मैं मीडिएटर था, मुझे इसकी डिलीवरी आगे करनी थी 3 फेब को। मेरी एक पार्टी से बात हो रखी थी, क्योंकि माल ही मेरे पास 4 फेब को आया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अपने गोदाम में एक बार उतरवा लेता हूं, मैं इस पार्टी से कंफर्म करूंगा कि ये माल एक्सेप्ट करेगी अब या नहीं करेगी। ठीक है। तो आपने क्या करा, देखो, अनलेस देयर इज अ टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इंप्लाइड, आपने उस टाइम स्पेसिफाई कर दिया कि मैं आपके गुड्स क्या कर रहा हूं, यूज तो कर रहा हूं, उतरवा तो रहा हूं, एक्सेप्ट तो कर रहा हूं, लेकिन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन। क्या कंडीशन? थर्ड पार्टी मस्ट एक्सेप्ट सच गुड्स। अगर थर्ड पार्टी रिजेक्ट कर देती है देन आपका माल आप उठवा के ले जाना। ठीक है जी। जनरल रूल आप कुछ नहीं कहते तो डीम्ड मान लिया जाएगा, इट इज नॉट अ ब्रीच ऑफ कंडीशन बट ब्रीच ऑफ वारंटी। बट आपने एक्सेप्शन करते टाइम, एक्सेप्ट करते टाइम आपने उसको कह दिया था इट इज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन, जैसे यहां पे इट इज सब्जेक्ट टू द एक्सेप्टेंस ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है। तो जब आप ऐसी कंडीशन लगा देते हैं तो उस केस में भी उसे ब्रीच ऑफ कंडीशन ही ट्रीट करा जाएगा। ठीक है जी। आगे देखें थर्ड। Nothing in this section shall affect the case of any condition or warranty fulfillment of which is excused by law by reason of impossibility or otherwise. कहते हैं अगर लॉ ने ही मना कर दिया है परफॉर्म करने से, इंडिया पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट था मेरा, ठीक है जी, तो लॉ ने ही मुझे मना कर दिया, वो जैसे सपोज करें बिहार में अभी रिसेंट लिकर बैन हुआ, मैं पहले बिहार में लिकर वेंडर था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था, मैं होलसेलर था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था अपने रिटेलर्स के साथ, मैं आपको इतने पैकेट्स लेकर के दे दूंगा, इतने बॉक्सेस। बाद में रात को नोटिफिकेशन आ गई मित्रों, बंद हो गया हमारा जो भी है लिकर। तो लिकर बैन हो जाने से अब सरकार ने ही मुझे इम्पॉसिबिलिटी कर दी है कि मैं उसे परफॉर्म ही नहीं कर सकता। तो ना यहां पे कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन होगी, ना यहां ब्रीच ऑफ वारंटी होगी। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द केस ऑफ एनी कंडीशन और वारंटी which is excused by the law by reason of impossibility, कि अब इम्पॉसिबल है लिकर में ट्रेड करना, तो चाहे कंडीशन हो वारंटी हो, उसको सोगा गवर्न नहीं करेगा, क्यों? किसी भी पार्टी की गलती नहीं है। ठीक है जी। इसके साथ लिख लो रीड विथ 56 आईसीए, इसी क्लॉज के साथ, थर्ड के साथ रीड विथ 56 आईसीए। जी इसकी डिक्टेशन कल करेंगे ऑनलाइन।